इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीयूईटी एग्ज़ाम में तुम्हें पता है रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। 2022, 23, 24 में भी मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन रीज़न असर्शन वाले होंगे और इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिकॉज शुरू से नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते रहते हैं। रीज़न असर्शन की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को हमने देखा है फेस करते हैं। तो इसी वजह से वीडियो हम बना रहे हैं जिससे फ्यूचर में तुम्हें रीज़न असर्शन को लेकर के प्रॉब्लम ना आए। और बहुत ही नॉर्मल बात होती है, अगर प्रॉपरली इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते हो तो फिर फ्यूचर में तुम्हें कभी रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें कई तरह के बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस करे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीज़न असर्शन से। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। पहला, असर्शन इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट और रीज़न इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस किस तरह के आते हैं। पहला ऑप्शन होता है बोथ ए मतलब असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ये एक बेसिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्या ये रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन या नहीं है। सेकेंड क्या होता है, रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्लियर है। तो रीज़न क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के साथ, बहुत दिक्कत आती है। और जब घर पे बैठ के सॉल्व करते हो तो बुक्स में आंसर दिए होते हैं, जैसे मान लो बुक में इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है कि बोथ आर करेक्ट। ये तो चेक करना आसान होता है अगर कंसेप्चुअली साउंड हो, चीज़ें सिलेबस पढ़ी हुई है तो इन दोनों स्टेटमेंट को तुम चेक कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन या रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो बुक में पीछे आंसर दिए होते हैं, मान लो एक क्वेश्चन आया और बुक में उसका आंसर दे रखा है ए, फर्स्ट इज द आंसर। तो तुम कन्विंस हो जाते हो, तुम्हें लगता है नहीं यार यही तो हम भी सोच रहे थे, हमें भी तो यही लग रहा था कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन। लेकिन अगर मान लो उसमें आंसर बी दे दिया, सेकेंड दे दिया कि रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर आंसर, तो फिर तुम इमीडिएट कन्विंस हो जाते हो नहीं हमें भी गड़बड़ी लग रहा था, ये हमें भी लग रहा था कि ये एक्चुअल रीज़न नहीं है इस असर्शन के लिए, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती कि हम आंसर से कन्विंस होते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखो। तो फ्यूचर में कभी भी तुम्हें रीज़न असर्शन को लेके कोई डाउट नहीं रहेगा, तुम ईजिली, बहुत ईजिली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हम लोग अपने INPS के टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। वहाँ से तुम हर एक टॉपिक वाइज रीज़न असर्शन के क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो और उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हें रेगुलर इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जितने ही मैथ्स के चैप्टर्स हैं, तुम्हें हर एक चैप्टर में एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन रीज़न असर्शन के और 10-10 मैथ्स द कॉलम के एटलीस्ट करने होंगे। तो INPS का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लोग रेगुलर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं CUET के, NIMSET के, MHCET के, उस तरह के असाइनमेंट DPP रेगुलरली शेयर करते हैं, डेली शेयर करते हैं। तो वहाँ से तुम अटेम्प्ट करोगे, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएगा जो प्रिपेयर करने के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सीधे अपने टॉपिक पे कि स्टेप्स क्या होते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं रीज़न असर्शन को अटेम्प्ट करने के। तो पहला स्टेप होता है, सबसे पहले तो असर्शन चेक करो, क्या असर्शन ट्रू है। अगर कंसेप्चुअली तुम साउंड हो, लाइक a + b का होल स्क्वायर दे रखा है, a² + b² + 2ab, तो ऑब्वियसली तुमने चेक कर लिया ये तो होता ही है, तो ये सही है। या अगर दे रखा है 3ab तो ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। फिर रीज़न भी एक स्टेटमेंट होगा, मान लो दे रखा है sin 90 = 1, तो आई होप ये सबको पता है कि sin 90 1 होता है, तो ये सही है। तो पहले रीज़न को चेक कर लो क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। फिर असर्शन को चेक कर लो, फिर रीज़न को चेक कर लो क्या वो ट्रू है या फॉल्स है।
अब थर्ड जो सबसे चैलेंजिंग पॉइंट होता है, इज द रीजन करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एसर्शन, क्या रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो जैसे अगर हम देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और रीजन क्या है, साइन 91 है। ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं, आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल आपस में कोई लेना देना नहीं, तो ये तो बड़ा सिंपल बात है। यहाँ पे हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। लेकिन ऑब्वियसली इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो कई बार चीज़ें आपस में बड़ा क्लोज होती हैं, तब हमें कैसे करना है, ध्यान से देखो क्या स्टेप होता है इसका। इन स्टेप्स को लगा के अगर सॉल्व करते हो तो 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा। रीजन एक स्टेटमेंट दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे लगा दो तुम बिकॉज ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, क्योंकि साइन 91 होता है, इसका कोई आपस में लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर आंसर। तो एक तरीका है, तुम रीजन में लगा दो बिकॉज। बिकॉज अगर लगा दिया, अगर चीज़ें एक मैनर में आ रही हैं, ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज साइन 91, तब तो सही है। लेकिन यहां क्लियरली दिख रहा है इससे आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत है। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, रीजन को बना दो क्वेश्चन वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर उसका आंसर ये है साइन 91, तब तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और आंसर ये नहीं है तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मान लो रीजन ये होता ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, तब तो ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन था फॉर एसर्शन। ठीक है, तो मेथड समझ में आया। एक तरीका ये हो सकता है, बिकॉज काम करता है, 80% काम करता है। एसर्शन के आगे लगा दो बिकॉज, बिकॉज के बाद ये स्टेटमेंट लिख दो, और दोनों स्टेटमेंट में अगर कोई हार्मनी बन रही है, आपस में कोई लेना देना है, दिख रहा है, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। वो तब होगा जब दोनों सही हैं। और सबसे विन विन सिचुएशन क्या होती है, दोनों में से एक गलत हो जाए। मान लो 3ab हो गया, तो फिर एसर्शन गलत हो गया, रीजन सही है, तब तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आती है जब रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन या रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। तो यहां पे तुम बिकॉज कर सकते हो या क्वेश्चन बना दो, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर ये है दिस इज वाई बिकॉज दिस, तब तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और अगर ये इसका आंसर नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं है, तो दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे। अब हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आई होप समझ गए होगे। अगर दोनों में से एक गलत हो गया तब तो विन विन सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेन टेंशन कहाँ पे आ जाती है, जब दोनों एसर्शन और रीज़न सही हो जाते हैं, तो मेन चैलेंज आ जाता है, इज द रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन द एसर्शन और नॉट। तो आई होप एक आइडिया लगा होगा। यहाँ पे पहले स्टार्ट करोगे तुम बिकॉज लगा के, अगर उससे काम नहीं बनता है, कुछ क्वेश्चन में हम ऐसे भी करेंगे, एसर्शन को क्वेश्चन बना लेंगे और रीज़न को आंसर बना लेंगे, और देखेंगे आपस में कोई तालमेल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरी चीज़ ये भी होती है, एसर्शन और रीज़न एक दूसरे को बोथ वे इम्प्लाई करें, तब जाके रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। और ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए, मैथ्स में बहुत ही लिमिटेड रिजल्ट्स होते हैं जो बोथ वे इम्प्लीकेशन होते हैं। मोर देन 95% रिजल्ट बोथ वे इम्प्लीकेशन नहीं होते हैं, सिर्फ 4-5% रिजल्ट होते हैं जो बोथ वे इम्प्लीकेशन होते हैं। हाँ, मैथ्स के रिजल्ट अलग होते हैं, फॉर्मूले अलग होते हैं। फॉर्मूले ऑब्वियसली बोथ वे इम्प्लीकेशन होते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जितने फॉर्मूले हैं वो तो बोथ वे इम्प्लीकेशन होते हैं, लेकिन रिजल्ट सारे बोथ वे इम्प्लीकेशन नहीं होते हैं। इन चीज़ों को हम लोग फर्दर वीडियोस में और डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, रीज़न एसर्शन पे। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन सोचना है, कन्विंस नहीं होना है कि इसका आंसर ए है या बी है आंसर देख के।
तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि क्या आंसर होना चाहिए इसका। एसर्शन दे रखा है व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक, मतलब बिजली जब कड़कती है, द साउंड इज हर्ड अ लिटिल आफ्टर द फ्लैश इज सीन। क्या मतलब है? आई थिंक ये बात सब लोग समझ रहे हो। जब बिजली कड़कती है तो बिजली जो होती है, लाइट जो होती है वो पहले दिख जाती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। उसका रीजन क्या है? आई होप सबको पता होगा, क्लास 6-7 में ये चीज पढ़ी होगी। बिकॉज लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और साउंड की स्पीड कम होती है। अगर वो चीज रीजन में मिल जाती है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द साउंड। क्या यहां पे हम बिकॉज लगा सकते हैं? दोनों चीजें सही हैं। पहला स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन सही है, बिल्कुल। बिजली लाइट हमें पहले दिख जाती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रीजन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये भी बिल्कुल सही है। और क्या यहां पे हम बिकॉज लगा सकते हैं? व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स द साउंड इज हर्ड अ लिटिल आफ्टर द फ्लैश इज सीन बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द साउंड, बिल्कुल सही है। बिकॉज लगा सकते हैं। आई होप ये अपने बुद्धि विवेक से सोचो तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। मान लो इसको ऐसे करते, ये क्वेश्चन होता, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता व्हाई, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता ऐसा क्यों होता है? व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स द साउंड इज हर्ड अ लिटिल आफ्टर द फ्लैश इज सीन। अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता और तुम उसका आंसर यही देते, इट मींस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से एक जनरल एग्जाम्पल है, मैथ्स के भी एग्जाम्पल्स सिंपल वाले देखेंगे हम लोग। फिलहाल जनरल क्वेश्चंस लिए हम ना यहाँ पे। असर्शन है द ब्रिटिश सोवरेनिटी कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट इन इंडिया। सोवरेनिटी मतलब होता है सुप्रीम पावर, सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। क्या अभी भी ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इंडिया में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। वो क्या आप थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये गलत है। रीजन है द ब्रिटिश सोवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ये बिल्कुल सही है। अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत हिस्ट्री में तुम लोगों ने, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, 1946 में अपॉइंट करा गया था। तो ये बिल्कुल सही है और असर्शन गलत है। इस समय ब्रिटिश राज नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो बिल्कुल ये विन विन सिचुएशन होती है। असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो अगर दोनों में से एक सही हो गया, एक गलत हो गया, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% ये क्वेश्चन सही होने वाला है। लेकिन अगर दोनों सही भी हो गए तो इस वीडियो को आखिरी तक देखो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जितने भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे इंक्लूड करे हैं इस वीडियो में हमने। असर्शन क्या है? ऑन 26 जनवरी 1950 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, बिल्कुल सही है। ये डेट भी सही है और ईयर भी सही है। 1950 में 26 जनवरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन क्या है? 26 जनवरी इज द सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। तो ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब प्रॉब्लम आ जाती है जब दोनों सही होते हैं तो क्या लगाओगे? बिकॉज, और अपना दिमाग लगाना। बिकॉज 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने फॉर्म में आया था। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 26 जनवरी को आया था। ये कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे तुम बिकॉज नहीं लगा सकते, ये रीज़न स्टेटमेंट सही है बट दिस इज़ नॉट द रीज़न। क्या ये बात समझ में आ रही है?
1950 26 जनवरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, क्योंकि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है? नहीं। हाँ, उल्टा होता, ये ऊपर होता रीजन, एसर्शन नीचे होता, तब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर आंसर। ये ऊपर होता 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स, ये रीजन होता, ये असर्शन होता, तब ए इज द करेक्ट आंसर। बट इस केस में ये रीजन इज द नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, सो इट्स आंसर इज सेकेंड। तो इस बारे में सोचो, अपने आप भी जरूर सोचो, कन्विंस मत हो किसी से, खुद का दिमाग लगाओ, और काफी दिमाग है तुम लोगों के पास, बस ये है कि यूज नहीं करते हो सही जगह पे। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। जब दोनों में से दोनों सही हो जाएं तो 1-1.5 मिनट का टाइम जरूर दो, ठंडे दिमाग से सोचो क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन या नॉट। तो क्वेश्चन है, फेक न्यूज स्प्रेड इन द वर्ल्ड बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। बिल्कुल, फेक न्यूज ऑब्वियसली वर्ल्ड के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्या इस बारे में सोच सकते हो? ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, जनरल है। फेक न्यूज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे केओस क्रिएट होते हैं। बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? द इंटरनेट इज द सोर्स ऑफ ऑल फेक न्यूज, बिकॉज हमने क्या लगा लिया? बिकॉज द इंटरनेट इज द सोर्स ऑफ ऑल फेक न्यूज। पहले तो हम ये बात करेंगे, क्या ये रीजन सही है? क्या इंटरनेट इज द सोर्स ऑफ ऑल फेक न्यूज? गलत है। कई लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं और सही कर देते हैं। सारी फेक न्यूज इंटरनेट की वजह से नहीं फैल रही हैं। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, वो भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ भी फेक न्यूज़ फैलती हैं। मतलब यहाँ पे अगर ऑल ना लगा होता, वन ऑफ द सोर्स इज इंटरनेट होता, तो हम मान लेते व्हाट्सएप, दुनिया भर की चीज़ें हैं वो फेक न्यूज़ स्प्रेड करी जाती हैं। लेकिन ऑल फेक न्यूज़ ड्यू टू इंटरनेट है, ये बात गलत है। तो काफ़ी लोग, इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ध्यान सुनना, मैक्सिमम हम बोलते हैं 99% लोग यहाँ पे ये टिक करके आते हैं ए ऑप्शन, क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं, प्रॉपरली स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते हैं, ध्यान से स्टेटमेंट को नहीं देखते हैं। हाँ, वन ऑफ द सोर्स ऑफ फेक न्यूज़ इज इंटरनेट, बट सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही सारी फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही हैं, ये बात गलत है। इसका मतलब रीज़न इज रॉन्ग, असर्शन इज राइट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आई होप समझ रहे होगे, बहुत सीरियसली, बहुत फोकस्ड होके तुम्हें सेंटेंस पढ़ना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, हनी इज स्वीट। हनी स्वीट होता है, बिल्कुल सही है। हनी इज कलेक्टेड बाय द बीज, हनी बीज, बिल्कुल सही है। अब दोनों सही हैं तो यही टेंशन है, तो क्या ऐसा होगा? हनी इज स्वीट बिकॉज हनी इज कलेक्टेड बाय द हनी बीज। ये तो बात वैसी हो गई कि चाय मीठी है बिकॉज चाय मम्मी बना रही हैं। यार आई थिंक ये रीज़न नहीं है। कौन चाय बना रहा है या कौन चाय ला रहा है, उस वजह से चाय नहीं मीठी है या हनी नहीं मीठा है, बिकॉज वो अपने इंग्रेडिएंट की वजह से मीठा होगा। तो हनी इज कलेक्टेड बाय द बीज इज नॉट द रीज़न दैट हनी इज स्वीट। तो आई होप समझ रहे होगे, दोनों चीज़ें सही हैं, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इस बारे में भी खुद सोचो एक बार, अपना भी दिमाग लगाओ, खुद सोचो तो बेटर आंसर मिलेगा। मान लो तुमसे कोई पूछे, क्वेश्चन है ऐसा है, बताओ कि हनी इज स्वीट, इसका आंसर दो, वाई हनी इज स्वीट। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हम ये नहीं दे सकते बिकॉज इट इज कलेक्टेड बाय द हनी बीज, दिस इज नॉट द आंसर। ये लॉजिकल नहीं है, उसमें ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट होंगे जिसकी वजह से वो स्वीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन। पहले तो हम दोनों स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। एक डाई थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 आता है।
और 6 पॉइंट होते हैं सैंपल स्पेस में, एंड गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आए डाइस में, तो फेवरेबल केस क्या होंगे? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7 आता नहीं है डाइस में, तो दैट इज 3/6, 1/2 आंसर आएगा। सबसे अच्छी बात है, कोई एक गलत हो जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइम नंबर्स ऑन डाई इज 2, 3, 5, बिल्कुल सही है, रीजन सही है, असर्शन गलत है। अगर यहां पे 1/2 होता, मान लो, आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि रीजन सही है, असर्शन गलत है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3rd। लेकिन मान लो क्वेश्चन में ये 2/3 ना होता, 1/2 ही होता, तो दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, एंड ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। 2, 3, 5 यही 3 प्राइम नंबर होते हैं, और देखो ऐसे ही तो सॉल्व करा है हमने, सैंपल स्पेस निकाला, जितने प्राइम नंबर हैं वही मुद्दा है, वही इशू है इस क्वेश्चन का। 2, 3, 5 आर द प्राइम नंबर, तो अगर ये 1/2 होता तो इस केस में ये आंसर फर्स्ट आ जाता कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल, 3 एक रैशनल नंबर होता है, जो भी नंबर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करे जा सकते हैं। ऑल आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये भी पता होना चाहिए, 0 इज एन इवन इंटीजर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो 3 एक रैशनल नंबर होता है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। आई होप ये बात तुम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ी होगी, ठीक है। रीजन क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरैशनल नंबर। बात गलत है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, 1 का अंडर रूट 1 आएगा, 1 का अंडर रूट 1 आ रहा है, और 1 इज अ रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अंडर रूट 4 2 आता है, रैशनल नंबर है। हाँ, अंडर रूट 5 एक इरैशनल नंबर है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रैशनल इरैशनल नंबर, ये सेंटेंस गलत है, तो ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। असर्शन सही, रीजन गलत, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहां रीजन क्या हो सकता था? रीजन ये हो सकता था कि यहां पे हम लिख देते, इसकी जगह रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिख देते। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एनी रियल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, p and q are integers, q is not equal to 0। तो ये रीजन हो जाता, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, क्योंकि अगर तुम q को 1 रख दो तो ये p बचेगा, और p इंटीजर है, तो ये सारे नंबर्स कैसे हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे जब q 1 है। क्लियर है? तो आई होप टाइप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, दे रखा है x³ + x इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो, x² + 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x 0 आ जाएगा। x² + 1 0 नहीं हो सकता, बिकॉज x² + 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा रियल वैल्यूड सिस्टम में। हैज ओनली 1 रियल 0, बिल्कुल सही है। 0 मतलब होता है रूट, एक ही रूट आ रहा है इसका, ठीक है, बिल्कुल सही है। रीजन, एवरी nth डिग्री पॉलिनोमियल मस्ट हैव n रियल जीरोस। बात गलत है, यही एक क्यूबिक है, क्यूबिक के इसका मतलब n डिग्री पॉलिनोमियल के n रियल रूट्स आने चाहिए, ये बात गलत है। कोई भी डिग्री हो, n डिग्री पॉलिनोमियल है तो n रियल रूट नहीं आते हैं, कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। आई होप ये बात पॉलिनोमियल में पढ़ी होगी तुम लोगों ने क्लास 9, 10th में या आगे भी। जो भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं इवन नंबर में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि यहीं पे देख रहे हो एक क्यूबिक है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो इसके 3 रियल रूट आने चाहिए, लेकिन एक ही आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। n डिग्री पॉलिनोमियल में सारे n रियल रूट होंगे, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करेगा कोफिशिएंट पे, सिचुएशन पे, कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हाँ, किसी पर्टिकुलर केस में सारे रूट्स रियल हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और ये बेस्ट सिचुएशन है
ए राइट, आर रॉन्ग, फोर्थ इज द आंसर। ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे आती है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आती है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 0,4 ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 आता है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? 0,4 वाई एक्सिस पे लाई करेगा। रीजन क्या है? क्या स्टेटमेंट है? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वाई एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस इज 0। वाई एक्सिस पे जो भी एक्स कोऑर्डिनेट लेते हो कैसा आता है? 0 आता है। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है, बिकॉज ये चीज इसको इंप्लाई कर रही है और ये इसको भी इंप्लाई कर रहा है। इवन बोले कि रीजन असर्शन को इंप्लाई कर रहा है, रीजन शुड इंप्लाई असर्शन। 0,4 देखते ही हम समझ गए कि वाई एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 आता है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ठीक है, तो आइडिया समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, साइन ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, एंगल ए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। साइन ए, इनका बोलना है कि साइन ए में साइन और एंगल ए मल्टीप्लाई होते हैं। आई होप ऐसा नहीं होता है। ए तो नेसेसरी है, किसी ना किसी का एंगल लिया ही जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन अलग और ए अलग मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये गलत है। साइन ए इज इंक्रीजिंग फंक्शन एज ए इंक्रीजेस। यहां पे एक्चुअल में दोनों गलत नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है शायद। ए 0 से π/2 ले लो। साइन एक्स का ग्राफ अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। 0 से π/2 में अगर x इंक्रीज करेगा तो साइन एक्स भी इंक्रीज करेगा, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बना ली, बिकॉज रीजन असर्शन में दोनों गलत नहीं होते। ठीक है, 5 ऑप्शन हो जाएंगे, अदरवाइज 5 ऑप्शन हमारे एग्जाम में आते नहीं है। तो 0 से π/2 लगा दिया, बिकॉज अगर आगे देखते तो ये इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, तो ये लगाना जरूरी था। तो असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट, assertion is false and reason is correct, simple। नेक्स्ट देखो प्रोग्रेशन का, लेट पॉजिटिव नंबर ए बी सी बी इन ए पी, तो 1/BC 1/AC 1/AB आर ऑल्सो इन ए पी। तो आई होप यहां पे तुम्हें, अगर तुम लोगों ने ए पी पढ़ी है, तो अगर ए बी सी ए पी में है तो दिस इंप्लाइज इन नंबर्स में कुछ भी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एक ही काम करेंगे, या तो ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे, तीनों काम एक साथ नहीं करेंगे। के तो रिजल्टिंग सीरीज एपी में ही आती है। तो अगर एबीसी एपी में है तो तीनों टर्म को तुम डिवाइड कर दो किससे? एबीसी से। तो ये आ जाएगा 1/BC, ये आ जाएगा 1/CA, ये आ जाएगा 1/AB। और दोनों को एक साथ मत करना। अगर असर्शन पढ़ रहे हो तो सिर्फ असर्शन पे फोकस करो, जब असर्शन हो जाए उसके बाद रीजन पे आना, बिकॉज दोनों अगर मिक्स हो जाते हैं तो भी कंफ्यूजन होता है। और कई बार अगर तुम सिर्फ असर्शन पे फोकस करते हो तो वही चीज़ कई बार तुम्हें एग्जैक्टली रीजन में दिख जाएगी, और प्रॉब्लम यही होती है, दोनों एक साथ देखते हैं तो आपस में शुरू से ही रिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इसको सॉल्व करना आता था, हमने क्या करा, ABC से डिवाइड कर दिया, तो यही आ रहे हैं और ये AP में है, इट मीन्स असर्शन इज राइट। ठीक है, अब रीजन देखो, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि दोनों एक साथ नहीं देखने, पहले असर्शन का काम खत्म कर लो, उसके बाद फिर रीजन पे आओ। तो कई बार ऐसा होता है कि इसको असर्शन को सॉल्व करने पे तुमने वही मेथड लगाया होता है जो रीजन में दे रखा होता है, तब तो फिर कोई डाउट ही नहीं है, फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, रीजन क्या है? इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज डिवाइडेड बाय एबीसी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन एपी। बिल्कुल सही है, और यही काम करा भी है हमने। और इवन यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते कि इफ ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय एनी कांस्टेंट, तो भी ये सही होता। ठीक है, यही रीज़न है और इसी वजह से हमने ये काम करा है। तो रीज़न असर्शन को इम्प्लाई कर रहा है, दोनों सही हैं, तो फर्स्ट इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक क्वेश्चन है।
इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू इट्स हाइट। एक वर्टिकल पोल है, ऊपर एक सन है सपोज कर लो, यहां से लाइट आ रही है, ये हाइट और ये शैडो बराबर तब आएंगे जब ये 45 डिग्री होता है। आई होप ये पता होना चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है तो ये राइट एंगल आइसोलेस हो जाता है, और यही दे रखा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री। 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है तो बेस और परपेंडिकुलर बराबर होंगे, तो जो हाइट ऑफ टावर होगा वही शैडो ऑफ टावर के बराबर आएगा, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पता ही है सबको, ये पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल सही दे रखी है, ये भी सही है। अब तुम्हें सोचना है क्या लेंथ ऑफ टावर लेंथ ऑफ शैडो के बराबर पाइथागोरस थ्योरम की वजह से आ रही है? नहीं, पाइथागोरस थ्योरम तो तब भी लगेगी जब ये एंगल कुछ भी हो, थीटा हो। इन एवरी राइट एंगल ट्राइंगल, मान लो ये 30 हो जाएगा तो भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, लेकिन उस केस में एच और शैडो बराबर नहीं आएंगी। अगर ये 60 हो जाएगा तो भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये बराबर बिकॉज आ रहा है टैन थीटा की वजह से। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस फॉर्मूले की वजह से बराबर आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो दिस डज नॉट इंप्लाई एसर्शन। तो ध्यान रखना, क्या ये बात समझ में आ रही होगी? और अपना भी दिमाग लगाते चलो, जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सही हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन, सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से रीजन एसर्शन के क्वेश्चन करे जाते हैं। यही क्वेश्चन एक बार फिर से अपने आप करो और खुद सोचो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर एसर्शन या नहीं है। तो इतने क्वेश्चन अगर सिंसियरली कर लेते हो तो फिर एक जो फोबिया है, एक डर है, फियर है रीजन एसर्शन को लेकर के, वो दूर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया होगा। और इसके बाद अब जब तुम अटेम्प्ट करोगे तो काफ़ी डिफरेंस देखोगे अपने अप्रोच में।